चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज इंट्रोडक्टरी बेसिक क्लास रखनी है। वैसे तो थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं, कोल्ड था बहुत, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हमें स्टार्ट करना था बैच को, तो कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बारे में और कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ करके हम लोग आज की क्लास को फिनिश करेंगे। फिर टॉपिक बाय टॉपिक या टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से सारे टॉपिक जो भी होने हैं। फिर भी कुछ टॉपिक बेसिक्स जो टॉपिक हैं वो आज भी हम रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि अभी सब लोग कनेक्ट नहीं हुए, शायद कुछ लोग रिकॉर्डिंग वाले भी हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हम ये भी कर सकते हैं बाद में। इसको देखेंगे ग्रुप में बात करके औरों से के क्या हम इसको लंच टाइम में, ये मैंने स्टार्टिंग में भी रखी थी बात वीडियो में भी, अभी तो 8 बजे ही रख रहे हैं। अगर हम इसको लंच टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा सुटेबल चीज़ रहेगा, रिकॉर्डिंग वालों के लिए भी और जो अटेंड करते हैं वो भी। लेकिन अगर मेजोरिटी जिस तरफ होगी उसी तरफ हम चलेंगे और सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई, हालांकि रिकॉर्डिंग जब मिलती है तो किसी भी टाइम बैच हो जाए चाहे, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। जिसका वीडियो ऑन है प्लीज़ वो कैमरा ऑफ रखेंगे, क्योंकि कैमरा स्टार्ट रहने से ना तो वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा इंटरनेट जो है कंज्यूम होता है उस कंडीशन में, और फिर आवाज़ में कई बार फ्लिकरिंग और ये डिस्टरबेंस आने लगता है। तो वीडियोस कैमरा अपने ऑफ रखेंगे। दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो ये कि हमारी जो मीटिंग है वो 2 पार्ट में होगी। अभी देखते हैं, कर लेंगे उसके बारे में डिस्कस, बाद में देखेंगे मीटिंग के क्या टाइम रख सकते हैं। फिलहाल तो आज का डिस्कशन हम करते हैं। आज तो फर्स्ट एक पार्ट में ही रहेगी मीटिंग, मतलब अभी लगभग आधा घंटा हम लोग पढ़ेंगे आज, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वो कल आज के लिए पोस्टपोन कर दे, लेकिन पोस्टपोन तो नहीं, फिर भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम दे सकते हैं आज भी। तो डेली 2 पार्ट में क्लास रहेगी। फर्स्ट पार्ट लगभग आधा घंटे का रहेगा, उसमें फिर क्योंकि मेरे पास जो जूम है एक्चुअली ये फ्री वर्जन है, मतलब बेसिक वर्जन है, इसमें 40 मिनट की जो क्लास है वो एक बार में होती है। तो उसके बाद फिर सेकंड मीटिंग साथ में वहीं का वही सेम लिंक स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो लेक्चर है वो सिंगल लेक्चर ही मिलेगा जो रिकॉर्डिंग में मिलेगा, और टॉपिक भी वो कंटिन्यूअस उसी फॉर्म में रहे। पहले क्योंकि कुछ लोग बहुत नए नए भी हैं, जो क्लास है हमारी, क्योंकि इसका नाम ही बेसिक क्लास है, तो इसमें वो लोग भी आते हैं एक्चुअली जो कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत, या कुछ ठीक ठाक भी जानते हैं, और वो चाहते हैं कि थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाए या कुछ, क्योंकि हर बार क्लास में भी थोड़ा बहुत नया रहता ही है। ये तो थर्ड फोर्थ बेसिक क्लास है ये मेरी। यूट्यूब की लॉकडाउन के टाइम वाली क्लास भी जोड़ दी जाए तो एक क्लास और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज जो है क्लास में, हर एक क्लास में हर एक बैच में रहता ही है थोड़ा बहुत। इस बार हम प्लांट के बारे में और थोड़ी अच्छी चीज़ है, वैसे पिछली बार भी काफ़ी ऐड किया था मैंने, इस बार और थोड़ा कुछ ऐड करेंगे हम प्लांट बेस पे मेडिसिन में। मतलब वैसे तो प्लांट बेस ही पढ़ाते हैं हम, लेकिन मेडिसिन और प्लांट का थोड़ा सा और को रिलेशन रखेंगे, वैसे हमने पहले भी रखा था, हर बार ही ऐसा रखते हैं। मोटिव यही रहेगा और आप सब लोगों का भी यही कि हम अच्छे से समझें मेडिसिन को, जो टोटल मेडिसिन है हमारी, वो उनको हम देख पाएं एक्चुअली, ताकि जो प्रोटोकॉल सेटिंग है या जो डिजीज का फंक्शन है या फिर मेडिसिन की प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छे से क्लियर रहे।
वीडियो ऑफ रखेंगे प्लीज सर, वीडियो ऑफ रखिए। उस बेस पे ही हम चलते हैं, और यही मोटिव रहेगा, ताकि आप एक रोड मैप आज ही बन जाए कैसे हम पढ़ेंगे। तो हम हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो डेली यही रहेगा। मान लो जो बेसिक लेक्चर हैं स्टार्टिंग के कुछ, उनके बाद जब हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, रेमेडीज के बारे में पढ़ेंगे, तो हर एक रेमेडीज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, और उसमें कौन से प्लांट्स को ऐड किया गया है, वो प्लांट्स की प्रॉपर्टी क्या है, और क्योंकि एक प्लांट मल्टीपल रेमेडीज में भी जो है देखने को मिलेगा आपको। एक ही प्लांट को कई बार मेडिसिन ने अलग अलग मेडिसिन में यूज किया है। तो उसके पीछे क्या मोटिव है, क्या साइंस है, वो तभी समझ में आएगी जब प्लांट को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। इसमें आप सबसे पहले हम बहुत बहुत स्टार्टिंग की बेसिक की बात करते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, किस किस तरीके से हमें इसको समझना चाहिए। सबसे पहले तो तीन बहुत बेसिक चीजें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी अगर आप अभी साइड में रखते हैं तो आप समझिए कि हमारी बॉडी में ब्लड और लिम्फ, दो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हैं, तरल पदार्थ हैं, जो जो फ्लो करते हैं, जो यही ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाते हैं, और यही जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भी निकालने का काम करते हैं। मीडियम कुछ भी रहे अंदर, लेकिन इन दो मटेरियल का ही काम है। फिर एक पार्ट होता है जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, वो है सेल, हिंदी में कोशिका जिसे बोलते हैं। हर एक पार्ट बॉडी का, इवन ये दोनों फ्लूइड भी किसी ना किसी टाइप की सेल से ही मिलके बने हैं। इन तीन चीजों को ही अगर ध्यान में रखा जाए, ब्लड, लिम्फ और सेल, इन तीन चीजों को ध्यान में रख के ही पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझा जा सकता है, और मैटी जी ने भी पूरा उसी तरीके से काम किया है। ये तीनों बॉडी के जो पार्ट हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी आवाज ऐसी लगेगी आपको आज। ये तीनों पार्ट जो बॉडी के हमारे हैं, ब्लड, लिम्फ और सेल, इन ये तीनों जब सही सही तरीके से काम करते हैं, तो वही हमारी एक ऐसी स्टेट होती है बॉडी की, ऐसी अवस्था होती है जिसमें स्वस्थ शरीर जिसे हम बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी। जब यहाँ गड़बड़ी होती है, वैसे तो गड़बड़ी हमेशा ब्लड और लिम्फ में होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, या अगर नेचुरल वे में भी देखें तो भी। अब आप देखिए कि सीरम के थ्रू ही बहुत सारे टेस्ट से पता लगाते हैं कि भाई क्या डिजीज है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इन्फेक्शन है। तो इनमें प्रॉब्लम, और इसी चीज को बेस मान के मैटी जी ने इस साइंस को बनाया है। हालांकि मैटी जी से पहले जो पैरासेल्सिस नाम के एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप उनको, न्यूट्रलिस्ट बोल सकते हैं आप उनको, हर्बलिस्ट बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है। मतलब बॉटनी पे या पेड़ पौधों पे और ह्यूमन बॉडी के साथ, वैसे तो केमिकली भी बहुत कुछ काम किया उन्हें, आप उनको केमिस्ट्री के ज्ञाता भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन चीज वहीं आ गई थी कि उन्होंने हर चीज को ह्यूमन की बॉडी से जोड़ा, इसलिए न्यूट्रलिस्ट और हर्बलिस्ट बोलना उनको ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। वैसे उनका नाम थियोफ्रेस्टस था। थियोफ्रेस्टस को उनके फिर जो उन्होंने दो बड़े नियम या दो बड़े रूल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दिए, या दो, एक तरीके से बोलें कि दो विचारधाराएं, इसलिए अभी आप समझ जाएंगे, जो उन्होंने दी वर्ल्ड को, उनके बेस पे ही हमारी पैथी भी है। पहला, समझिए, पहला एक एक नियम उनका था, वो जो, जस्ट अ मिनट होल्ड करना आप लोग। तो ये बहुत बेसिक सी ही चीज है कि मतलब दो दो नियम उन्होंने बताया थियोफ्रेस्टस ने, या पैरासेल्सिस, दोनों तरीके से नाम है, पैरासेल्सिस बाद में दिया गया, थियोफ्रेस्टस उनका जो एक्चुअल में जो नेम है वो था।
पहला नियम आप, या पहला या दूसरा, इसमें भी बहुत सारा डिफरेंसेस है बुक में अलग अलग, कि पहला नियम कौन सा था, लेकिन फिर भी आप दो रूल मान के चलिए उनके। एक तो ये था कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी एक टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है, बायो एनर्जी के नाम से जिन्हें बोला, जो बाद में हमारी पैथी से भी जुड़ी, जिसे ओड फोर्स नाम से जो है यूज किया गया। हालांकि ओड फोर्स की थ्योरी बहुत एक्सेप्टेबल नहीं मानी गई, जो वर्ल्ड है, साइंटिफिक जो फिटर्निटी है उन्होंने, लेकिन फिर भी क्योंकि जुड़ी है, उस पर डिस्कस भी करेंगे हम जब अभी आगे क्लास चलेगी हमारी, कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि, क्योंकि जब पैथी का पार्ट है, कुछ लोग उसको बोलते भी हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली ओड फोर्स है। लेकिन फिर भी पैरासेल्सिस ने माना, और ये प्रूफ भी किया अपने तरीके से। हालांकि बिल्कुल प्रॉपरली प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी काफी हद तक के जो प्लांट्स हैं, जो इनमें एक अपनी एनर्जी होती है। एनर्जी को भी उन्होंने एक इलेक्ट्रिक एनर्जी से जोड़ा, मतलब हिंदी में बोल सकते हैं विद्युतीय जो पावर है वो प्लांट्स में देखने को मिलती है। और इसी वाले रूल को यूज करते हुए फिर आगे हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसी पे चल रही है कि भाई जो प्लांट की एनर्जी है, आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अभी समझाऊंगा मैं, लेकिन पहला रूल ये है। दूसरा एक रूल ये था, वो था लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये वैसे है जैसे सिंपली हम लोग बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, जहर से जहर को उतारा जाता है, ठीक है। ये इस पे काफी कुछ डिस्कस किया थियोफ्रेस्टस ने, और काफी कुछ इस पे चीजें भी बाहर आई कि जिन चीजों से कोई डिजीज हो रही है, ठीक है, कोई बीमारी एक ह्यूमन बॉडी में जिन चीजों से जा रही है, उन चीजों को या उनके जैसी चीजों को यूज करके उसको जो है दूर भगाया जा सकता है, मतलब उस डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है। और इसी इसी वाले जो रूल को समझो, डॉक्टर हैनमैन, सैमुअल हैनमैन, जो जिन्होंने होम्योपैथी बनाया, उन्होंने इस रूल को लिया थियोफ्रेस्टस के चले जाने के बाद, फिर पढ़ा लोगों ने उनको, तो हैनीमैन साहब ने भी उनको पढ़ा, और फिर 1746-45 के आसपास जो भी था उस टाइम उन्होंने होम्योपैथी को बनाया, मतलब इस वाले रूल पे उनके नाम होम्योपैथी है, ठीक है, जो लॉ ऑफ सिमिलीमा है। लेकिन जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का लो है वो इससे अलग है थोड़ा सा, इसको कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर के नाम से जाना जाता है। मतलब इस प्रिंसिपल को आप पढ़िए पहले, तो यहाँ दो चीजें आ जाती हैं, और थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है पुराने लोगों में, हालांकि मैं सब क्लियर करूंगा क्योंकि, लेकिन हमें बेस पता होना चाहिए एक्चुअली क्या है। तो आप पहले तो ये समझिए कि पैरासेल्सिस के एक लॉ को लेके कि पेड़ पौधों में एनर्जी होती है, पेड़ पौधों में भी एक स्पेसिफिक टाइप की पावर होती है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर भी आप बोल सकते हैं। और उस पावर को बेस मान के ही जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वो आगे बढ़ी है। लेकिन यहाँ जो इसका बेस है, जो प्रिंसिपल है, जो वो सिद्धांत है, ये तो आप इसको मेडिसिन बनाने का तो समझ सकते हैं कि केवल प्लांट को ही मैटी जी ने मेडिसिन बनाने के लिए क्यों चुना, वो तो ये है। लेकिन जो बेस है, जो प्रिंसिपल है पैथी का, वो ब्लड और लिम्फ ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। दो बड़े वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड हमारे बॉडी में होते हैं, एक हमारा ब्लड होता है जिसको खून रक्त हम बोलते हैं, और दूसरा लिम्फ होता है, ठीक है, और जिसे रस बोलते हैं। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप सब लोग जानते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ब्लड लेके जाता है, हल्का सा ब्लड को अगर आप समझे तो, ठीक है। और 5 से लेके 7 लीटर तक ब्लड एक, अकॉर्डिंग टू वेट, 7 से 8%, 8% मैक्सिमम बुक्स में जो आपको देखने को मिलेगा, इतना जो बॉडी वेट है उसका देखने को मिलता है। लेकिन मेन काम यही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हो सकता है बॉडी में। ऑक्सीजन ही एक तरीके से ईंधन है, ठीक है ना। सारी एनर्जी, एटीपी तभी होगा जब ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी बॉडी से जब हर एक सेल में ऑक्सीजन जाएगी। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वहां से बॉडी की सेल जो है वो डेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये भी बहुत बड़ा रोल है कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन किसी पेशेंट पे अप्लाई की जाती है, उसको अप्लाई का मतलब दी जाती है जब उसको, तो हमारा मोटिव ये भी रहता है, और हमारी मेडिसिन भी उस तरीके से काम करती है कि जब ब्लड और लिम्फ की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रॉपर करने का काम करती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी
जो है ब्लड इधर से उधर लेके जाता है। दूसरा, और भी बहुत सारे कंपोनेंट ब्लड में होते हैं जो दूसरे काम करते हैं, जैसे क्लोटिंग का काम भी होता है, कहीं से कट गया है इंटरनल या एक्सटर्नल तो वहां पे क्लोट हो जाए, ठीक है ना, घाव भरने का प्रोसेस भी होता है। लेकिन फिर भी मेन मेन कंपोनेंट में प्लाज्मा है, ठीक है, अलग अलग ब्लड की सेल हैं जो आप समझते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तीन मेन कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और ब्लड की जो सेल होती है, ठीक है। ये ब्लड के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और तीन काम ब्लड के हो गए। वहीं जो लिम्फ है, लिम्फ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ब्लड को कैरी करके जो पूरा, यानी कि ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम होता है, जैसे नेशनल हाईवे सिस्टम हो गया, एनएचएआई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वैसे ही ब्लड को सर्कुलेट करने का काम जो सिस्टम करता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वहीं लिम्फ को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड करिए जरा, किसी को कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है शायद। हाँ तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, यानी कि लिम्फ को, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो आप समझिए, जो फिल्ट्रेशन का जो काम है बॉडी में, जो छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो जो हमारे पूरी की पूरी प्रोसेस होने के बाद बॉडी में बचता है, ठीक है ना, और या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट हो जो बाहर से आ गए हैं, इंट्रूडर, जो घुस गए हमारे शरीर में, वायरस, बैक्टीरिया, इन सबको भी बाहर निकालने का काम कौन करता है? जितने भी टॉक्सिन्स है सबको लिम्फ लिम्फ बाहर निकालता है पूरे लिम्फेटिक चैनल के थ्रू। बीच बीच में इसमें जो है, जैसे चैम्बर होते हैं ना, नाली में चैम्बर होते हैं भाई, कहीं कोई गड़बड़ हो गई वहां से चैम्बर उठाया, साफ कर दिया, ऐसे बहुत सारे चैम्बर हैं, लिम्फ नोड जिन्हें बोलते हैं। हमारी बॉडी में अलग 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 जगह हजारों टाइप की लिम्फ नोड्स देखने को मिलती हैं। वो सारे लिम्फ नोड पूरे लिम्फेटिक चैनल में रहती हैं, हर जगह जहां भी इनको एक्सचेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो लिम्फेटिक जो ये लिम्फ नोड्स हैं ये वहां से उनको बाहर निकालती है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे लिम्फोसाइट को कैरी करके चलता है पूरे सर्कुलेशन में। अब लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट को आप समझिए कि लिम्फोसाइट वो चार बड़े बॉडीगार्ड हैं, जो चार बड़े या और भी बड़े आप बोल सकते हैं, या चार से ज्यादा बोल सकते हैं, या वो आप बोलिए, अगर एयरफोर्स की बात करें कि सारे फाइटर प्लेन हैं जो नीचे जो कुछ भी दिख रहा है उसको उड़ाते चलते हैं, तो ये वो एक्चुअली एक्टिव डिफेंडर हैं जो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, ठीक है। जो माइक्रोब्स बाहर से आ जाते हैं, जो इंट्रूडर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं बिना चाहे, उन सब को, उन सब के अगेंस्ट जो फाइट करने का काम है वो फिर हमारे ये करते हैं। इसको भी लिम्फेटिक चैनल के थ्रू ही जो है सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि लिम्फ के थ्रू। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे कंपोनेंट हो गए बॉडी बॉडी में, ब्लड हो गया और दूसरा क्या हो गया? लिम्फ हो गया। अब ये जब अच्छी स्थिति में रहते हैं, यानी कि जब ये इनमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, तब हम स्वस्थ होते हैं। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि जब कोई गड़बड़ होती है बॉडी में, कोई इंट्रूडर घुस गया, वो उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है हमारे शरीर में, या कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो गई, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, तो समझो अच्छी चीजें भी यही ट्रांसपोर्ट करते हैं और खराब चीजें भी यही। मेटास्टेसिस की जो कंडीशन, कैंसर एक जगह से हजार जगह बॉडी में अलग अलग जगह फैल जाता है, वो भी तो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू ही जाता है ना सब जगह। तो ये काम भी फिर यही लोग करते हैं। तो ये इस प्रॉब्लम को हम विटिएशन बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है। तो ब्लड और लिम्फ में जब विटिएशन या ब्लड ऑफ लिम्फ में जब डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, वही डिजीज है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग यही हमारे बॉडी की जो है वो डिजीज होती है, और इनको सही करना ही हमारा काम है। यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इनको एक सम स्थिति, ठीक है, सम स्थिति मतलब
एक आइडियल स्थिति में बना के रखने का काम करते हैं, और इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसी होम्योस्टेसिस के नाम पे, समस्थिति मतलब इसी होम्योस्टेसिस के नाम पे, यानी कि आइडियल स्टेट में हमारे जो ऑर्गन है वो इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी के सभी ऑर्गन आइडियल स्टेट में रहे, वही हमारी होम्योस्टेसिस है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो इसी होम्योस्टेसिस को के वर्ड से लेके हमारा होम्योपैथी का होम्यो बना है, जो होम्योपैथी से अलग है। एक्चुअली वो होम्योपैथी है। तो दोनों में डिफरेंस है, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। काफी नाम में भी डिफरेंस है, नाम कैसे लिया गया और कहाँ से लिया गया, दोनों के नाम में डिफरेंसेस की बात भी हम करेंगे। यही आज एक्चुअली आज की क्लास का मोटिव भी था कि हम डिफरेंस भी समझे, और एक्चुअली कहाँ से हमारी पैथी आई है वो भी हम समझे। तो पैरासेल्सिस का सेकंड ला या फर्स्ट ला, जो भी आप बोलें, जिसमें पेड़ पौधों में यानी कि प्लांट्स में एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। हालांकि कुछ लोग फिर बोलेंगे कि एंजाइम होते हैं या वो भी होता है, तो वो भी सब होते हैं प्लांट में। एंजाइम्स भी होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वही सब हमारे मेडिसिन में भी रहता है। खैर, तो ये जो हमारे ब्लड और लिम्फ है, यही लाइफ है, आप ये समझिए। ठीक है। और जब ये समस्थिति में रहते हैं तब सब सही रहता है, जब खराब हो जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब इसी को हम सही करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये अब थोड़ा सा और पीछे आते हैं कि ये पैरासिस का ला हो गया, ये बेस आ गया। अब इसको स्टार्ट किया, ये पैरासिस का जो लो था, ये सेकंड वाला, ये काउंट सीजर मैटी जी थे, जो एक्चुअली आप ये समझिए कि इटली में जैसे हमारे यहाँ भी आप उनको जमींदार बोल सकते हैं या जमींदार बोल सकते हैं, जो भी आप बोले, बड़े एरिया पे जो, ठीक है, जमींदारी जैसे हमारे यहाँ होती थी, जिनको एक बड़े हिस्से पे तालुकदार भी कुछ जगह बोलते थे, ऐसे टाइप का उनका, यानी कि रॉयल फैमिली के तरीके से आप बोल सकते हैं इटली में। ठीक है, बोलोगैनो जो सिटी बोल सकते हैं या छोटा सिटी बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी एजुकेशन हब था वो, ऐसा बोला जाता है वहाँ का। वहाँ पे वो रहते थे। हालांकि वो स्टार्टिंग में बाय बर्थ और बाय एजुकेशन साइंटिस्ट जैसे नहीं थे उनका। हाँ, उनको रुचि जरूर थी ह्यूमन की जो हेल्दी स्टेट होती है उसमें भी, और जो एक तरीके से मेडिकल साइंस जैसी चीजों में। लेकिन फिर वो इसमें कैसे आए, इसमें भी दो कहानियां हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनका डॉग था या डॉगी, जो भी रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम थी और किसी पेड़ से वो स्क्रैच करता था डेली, उस पेड़ को लगने की वजह से उसकी कोई स्किन डिजीज या जो भी रही होगी वो ठीक हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी माता जी को कैंसर था, और उनके कैंसर की दवाई ढूंढने के चक्कर में इतनी सारी चीजें उन्होंने सीखी। और ये मुझे ज्यादा रिलेवेंट भी लगता है, क्योंकि आज की डेट में भी मैं आपको बताऊं, एक रोगी, एक पेशेंट काफी कुछ जानता है मेडिकल साइंस के बारे में, खासकर अपनी डिजीज के बारे में आज के टाइम पे। मतलब एक रोगी, एक डॉक्टर खुद एक बड़ा, मतलब एक बड़ा हिस्सा वो अपने बारे में जानता है। तो ये बहुत सारी चीजें इन्होंने सर्च की, बहुत सारे प्लांट, इसी चक्कर में इन्होंने होम्योपैथी को भी पढ़ा। और यही कारण रहा कि कुतिया के चक्कर में होम्योपैथी नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने देखा होगा। हाँ, प्लांट को देखने के लिए जरूर उन्होंने हो सकता है होम्योपैथी को देखा हो, कैसे समझा जाए, या फिर अपनी माता जी के इलाज के लिए उन्होंने चीजें देखी, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है, इसको पढ़ा, केमिस्ट्री को पढ़ा, फिर प्लांट्स में आ गए तो बॉटनी को पढ़ा। उसी टाइम पे पैरासेल्सिस की चीजें पढ़ी, तब उन्होंने ये चीजें बनाई, फिर मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसमें बहुत कुछ झूठ है, कुछ सच है, पता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मैटी जी का लिखा बहुत कुछ सामने नहीं है लोगों के। लेकिन फिर भी जितनी चीजें हमें पता होना चाहिए उतनी हमें पता है कि बोलोगैनो में ये हुए थे। इन्होंने जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को दुनिया के सामने लेके आए इटली में। मतलब इटली से स्टार्ट हुई थी, और जो बेस है वो प्लांट है। ठीक है। प्लांट भी किस बेस पे है, जो पैरासिटिक्स का सेकंड ला है, ठीक है, 18 मतलब 90s के आसपास इसका इंट्रोडक्शन आप मान के चलिए। हाँ, लेकिन स्टार्ट तो बहुत पहले हो गई थी। फिर भी फिर इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जैसे अभी बहुत सारी संस्थाएं बनती हैं। ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ नाम दिया, कुछ कुछ कंसोर्टियम इस टाइप से करके उन्होंने बताया, जैसे सोसाइटी वगैरह बन जाती हैं, उस तरीके से कुछ लोग जुड़े, कुछ
मतलब हजारों जो फिजिशियन हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो गए। उसी सीरीज में जो है फिर जो अब यहाँ बहुत सारा विवाद इंडिया में चलता है उस बारे में, थियोडर क्रॉस भी मतलब एक साइंटिस्ट बोल सकते हैं आप उन्हें, या हर्बलिस्ट बोल सकते हैं। वो भी इस पार्ट से जुड़े, मैटी जी के साथ जुड़े, और मैटी जी के जाने के बाद उन्होंने पूरे तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को टेक ओवर किया, थियोडर क्रॉस साहब जो थे। और हम उनका नाम भी आदर से ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ जोड़ा ही है, घटाया तो है नहीं। क्या बदला क्या नहीं बदला वो अलग चीज हो गई, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप फिलहाल दो बड़े आदमी हमारे पैथी में जुड़ गए हैं। पहले थे महात्मा मैटी जी, जिन्होंने पैथी को स्टार्ट किया, और दूसरे फिर बाद में थियोडर क्रॉस, जो मैटी जी के रहते ही उनके साथ कनेक्ट हो गए। मैटी जी के जाने के बाद इन्होंने टेक ओवर किया सारी चीज़ों को। और कुछ इन्होंने अपने अलग से जो कंपाउंड मेडिसिन है वो भी ऐड करी। जो मैटी जी की मेडिसिन थी 37 ऐसे बोलते हैं लोग, 38 नहीं बोलते एक्चुअली। कोई बोलता है स्लाश मैटी जी ने नहीं बनाया, कोई बोलता है एपीपी, लेकिन वो बात का विषय है। आज तो हम इंट्रोडक्टरी पे ही हैं कि कैसे बनी, क्यों बनी। फिर उसके बाद इंडिया में अलग अलग टाइप में आई। फिर एक होम्योपैथी के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं फादर मूलर। उस पर भी काफी हंगामा इंडिया में देखने को मिलता है कि फादर मूलर एक्चुअली और रियल में वो होम्योपैथी थे। होम्योपैथ के लिटरेचर में फादर मूलर का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। इंडिया में मिशनरीज के थ्रू काफी बड़े लेवल पे उन्होंने इंडिया में भी जो है, जब ब्रिटिश इंडिया था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो काफी बड़े लेवल पे उन्होंने जो है होम्योपैथी को फैलाया। लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पावर को देखा, उन्होंने देखा कि इसमें सिलेक्शन कम है, और जो है बहुत ज़्यादा तेजी से काम करती हैं जो मेडिसिन है। फिर उन्होंने अपनी चीज़ें इसमें ऐड करना शुरू करी। ठीक है। और फिर अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनी, कोई जेएसओ, कोई कुछ बोलता है, वो सब उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें आज के परिप्रेक्ष्य में जाना है। अब तीन मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हमने ऐड कर दिए हैं। डॉक्टर काउंट मैटी जिन्होंने स्टार्ट किया था, फिर थियोडर क्रोस आए, और फिर फादर मूलर आए। लेकिन ओरिजिनली डॉक्टर काउंट मैटी जी ने ही या महात्मा मैटी जी, या हमारी पैथी के जनक, या भगवान, जो भी आप बोले, उन्होंने जो है पैथी को स्टार्ट किया था। फिर भी नॉन या रिनोन्ड जो इंडियन होम्योपैथ थे वो बलदेव प्रसाद सक्सेना जी थे, जैसा सुना जाता है, जैसा कि लिटरेचर जो पुराने अवेलेबल हैं, मैगजीन वगैरह उन सब में। और लखनऊ या लखनऊ के आसपास उनकी प्रैक्टिस के बारे में देखा जाता है कि उन्होंने प्योरली इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस किया। और हालांकि उतने तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाई चीज़ें, शायद गवर्नमेंट की या कुछ भी रहा होगा। लेकिन ये टाइम भी रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी के बराबर इक्विवेलेंट ही पूरे वर्ल्ड में फेमस रही है। लेकिन नाम एक जैसा होने की वजह से बहुत कंट्राडिक्शन देखने को मिला है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह अटैच भी कर दिया गया होगा उस टाइम। वर्ल्ड वार में भी काफ़ी नुकसान हुआ, दवाई मेडिसिन प्लांट मिलने बंद हो गए, वो सारी चीज़ें रहे। फिर इंडिया में भी ऐसा सुना जाता है कि एक टाइम ऐसा आया कि मैक्सिमम जगह बंद हो गई थी, बैन लगा दिया गया था। वो सारे कारण रहे होंगे। फिर होम्योपैथी को मान्यता मिली 1972 75, जो भी एरा इंडिया में रहा होगा उस टाइम, ऐसा ही 72 75 के आसपास ही जो है मिली। उस टाइम भी प्रचलित थी, लेकिन क्योंकि होम्योपैथी के ज़्यादा फॉलोवर होने की वजह से उस टाइम अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फॉलोवर ज़्यादा होते, या मैटी जी ऐसा कुछ सिस्टम बना के जाते, कोई कंपनी या ऐसा कोई ग्रुप जो एक्चुअल उस टाइम भी अवेलेबल रहता, या कहीं और भी जगह होती, तो शायद उसी टाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को भी कंप्लीट पैथी के तरीके से। लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव साइन है सब। गवर्नमेंट ने फुली फर्निश्ड परमिशन दे रखी है अपनी पैथी में, क्रॉस पैथी नहीं, अपनी पैथी में प्रैक्टिस करने की। और कैंप लगाएं, प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सीधी है कि क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसको नॉलेज हो। ऐसे ही तुक्का बैठने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये था। अब मैं आपको अगले 2-4 मिनट में आपको होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। अब आप समझिए, दोनों एक ही साइंटिस्ट की, या दोनों एक ही आदमी की, दो अलग अलग थ्योरी पे आधारित साइंस है। पैरासाल्सिस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी, ठीक है।
पहले तो ये देखना है कि दोनों के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। एक नियम समझिए या प्रिंसिपल समझिए। जैसे जो लॉ ऑफ सिमिलीमा जो मैंने आपको बताया, जिसको सिमिली या सिमिलिम्बस क्यूरेंचर बोलते हैं होम्योपैथी में, मतलब समानता की चीज से समानता को ठीक किया जा सकता है। जैसे लक्षण प्रकट होते हैं वैसी दवाई होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे प्याज को काटने से आंखों से और नाक से पानी चलता है, कई बार छींकें भी आती हैं, ये प्याज को काटने से ऐसा होता है। तो अगर किसी को ऐसा जुकाम रहे जिसमें आंखों से पानी चल रहा हो, नाक से पानी चल रहा हो, जो तीखा हो, आंखों में जलन होती हो, तो उसको प्याज की मेडिसिन होम्योपैथी तरीके से बना के दे दी जाए तो वो ठीक हो जाएगी। और वो है एलियम सेपा, इसलिए प्याज से मेडिसिन बनाई गई, वो सिम्टम उसके आते हैं। इसके अलावा जो प्याज के अनियन के जो एक हर्बल रेमेडी के तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी, जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है प्याज। इसके अलावा कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो नेल हेयर को ठीक करते हैं, फंगल ग्रोथ को रोकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी भी जब मदर टिंचर में उस चीज को यूज किया जाता है होम्योपैथी में, तो वो रहते हैं। वही जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का लो है वो है कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, जो या क्यूरेटर, जो भी मैंने आपको बताया। इसको आप समझिए। इसको, या आप इसको संशोधित भी समझ सकते हैं कि मैठी जी ने ये देखा कि जो बॉडी है वो एक तरीके से पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसमें इतने सारे ऑर्गन है, और कभी भी कोई डिजीज कोई बीमारी केवल एक ऑर्गन से नहीं रहती है, उसमें वो सिस्टम पूरा इन्वॉल्व रहता है। मान लो पेट की प्रॉब्लम है, पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इन्वॉल्व रहेगा, उसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा दूसरे एक्सक्रेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर्कुलेटरी भी जुड़ा रहता है उसके साथ में। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसको ठीक करने के लिए कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सचर, जटिल। तो ये प्रिंसिपल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, ये डिफरेंस है। वहां पे सिंगल सिम्टम के लिए सिंगल मेडिसिन होती है, एक ही बीमारी के लिए तीन अलग अलग आदमी के लिए तीन अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथी में हो सकती हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ बहुत कुछ फिक्स चीजें रखी जा सकती हैं, इसलिए इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा इजी है, सिलेक्शन थोड़ा इजी है, और जो इफेक्ट है वो सबसे बड़ी चीज है कि वो जल्दी होता है, और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। फिर वहाँ बॉडी स्टेट भी अलग अलग रहती है होम्योपैथी में, वो बहुत बड़ी चीजें हैं, कभी टाइम लगेगा तो बताऊंगा। फिलहाल तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे। अब दोनों के नाम क्या मैंने आपको बता दिया। यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो होम्यो शब्द है उसका मतलब है होम्योस्टेसिस, ठीक है, मतलब जो सम स्थिति होती है हमारी बॉडी की उसको बना के रखना। यहाँ होम्यो शब्द वहां से लिया गया है, और वहाँ होम्यो नहीं होके वो होमो होता है, एक्चुअली HOMO। वहाँ होमोवध उसको मतलब लिया गया है सेम चीज से, ठीक है, मतलब एक जैसी, सिमिलीमा जैसे मैंने आपको बताया, मतलब एक एक जैसी दिखने वाली चीज। तो ये दोनों सबका मतलब है, पैथी तो पैथी होता है। यहाँ इलेक्ट्रो को आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रो में फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रो को जो सूरज है उसकी अलग अलग रोशनी से, उसके सात रंगों से मिलके पांच इलेक्ट्रिसिटी बनी है, उससे लिया गया है। कुछ बोलेंगे पौधों में ओड फोर्स होता है, उसमें विद्युतीय एनर्जी होती है, उस वजह से इलेक्ट्रिक वर्ड लिया गया है, इलेक्ट्रो वर्ड लिया गया है। और कुछ लोग बोलेंगे कि लॉ ऑफ पोलैरिटी, जो मैं कल आपको बताऊंगा, जैसे चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसमें अपनी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी, और ये फैक्ट है, हमारी बॉडी भी जैसे सिर की तरफ पॉजिटिव पार्ट होता है, नॉर्थ पोल होता है, और पैर की तरफ निगेटिव पार्ट होता है, साउथ पोल होता है, ऐसा ही है ना। हाँ ऐसा ही है शायद। तो वही सेम चीजों से इसको पॉजिटिव निगेटिव लिया गया है, ठीक है। ये तो ये दो तीन चीजें हैं, कल क्लियर करेंगे क्या हमें क्या समझना है और कैसे लेना है, और क्या चीज लें हम कि सिंपली रहे। हाँ लेकिन ये पक्का है कि हमारी पैथी बिल्कुल प्योर 100% प्लांट के जो हमारी मेडिसिन है वो प्योरली प्लांट बेस्ड है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में केवल प्लांट से मेडिसिन ली गई है, पौधों से मेडिसिन ली गई है। लेकिन जो होम्योपैथी है उसमें जो है प्लांट बेस्ड की मेडिसिन तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो केमिकल होते हैं उनसे भी मेडिसिन ली गई है,
और जो मतलब मिनरल से भी लिए गए हैं, एनिमल से भी लिए गए हैं, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ठीक है। और दूसरे जो केमिकल हैं उससे भी है, और एनिमल में भी अलग अलग एनिमल के कंपोनेंट्स ही लिए गए, जैसे सांप के जहर से भी दवाई बनी है। और इसके अलावा ऐसे मेडिसिन भी हैं जिन्हें नोसोड बोलते हैं, जैसे टीबी के कल्चर से मेडिसिन बनती है। और जैसे खुजली वाला जो आदमी होता है उसका पीप जो निकलता है, पस निकलता है, उससे मेडिसिन बनती है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग तरीके से वो चीजें हैं। हमारे पास केवल प्लांट की मेडिसिन है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जितना मेडिसिन यूज होती है वो ठीक है, जो यूज नहीं होती वो निगेटिव फीडबैक के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। मेडिसिन कैसे बनती है कैसे नहीं, वो सब डिस्कस का पार्ट रहेगा, सब बेसिक क्लास में ही रहेगा सारी चीजें। तो अ, वैसे तो मैंने बताया कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें स्टार्ट करना था क्लास। फिर कल हम देखेंगे ओड फोर्स क्या है, लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या है, ठीक है। और क्या हमारी ये मेडिसिन है कैसे पार्ट करती हैं। आज मैंने केवल हिस्ट्री टाइप की बात रखी है कि भाई, और कैसे पैथी बनी हमारी, और कैसे चीजें चीजें सामने आई, कौन सा लो था, ये था दूसरा। अब एक ओपन डिस्कशन 2 मिनट का करते हैं हम सब लोग, कि क्या हम इसको लंच टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं बैच को। आई डोंट थिंक सर इट इज पॉसिबल बिकॉज लाइक मेरे कैंप्स होते हैं सुबह के टाइम पे, और वो मेरा टाइम ही सिर्फ शाम का मिलता है सर। शाम का गुड बैच इवनिंग ठीक है सर। सर, नहीं कर पाएंगे दे सर। सर दिन में जी वो पूरे दोपहर में कैंप्स सर नहीं होते हो हैं, सब पाएगा। कुछ होता है। ठीक है। अगर मैं बल्कि इसको और लेट शाम को, करना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 9:30 10 बजे भी करेंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं नहीं, इतना लेट क्यों? एक डॉक्टर होके तो 10 बजे सो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है, 10 बजे 8 बजे का टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। चलो ठीक है। सर आफ्टरनून का रख लीजिए। नहीं, एक आध आदमी के लिए नहीं रखा जाता, मेजोरिटी ऑफ जिधर रहेगा उधर की शिफ्ट शाम में होगी। सर सही टाइम है सर, ये 8 PM या 8:30 PM भी ठीक रहेगा सर। नहीं, फिर तो 8 ही रहेगा, क्योंकि 9 बजे से मेरा दूसरा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वाला बैच है, तो 8 से 9 ही फिर ठीक ओ है। तो नहीं फिर नहीं सर, यही ठीक है टाइम सर। ठीक है। हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो सबको मिलेगी ही, यस सर। ठीक है। और रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा, क्योंकि बैक टू बैक बैच रहेंगे तो थोड़ा लेट नाइट तक लेकिन मिल जाएगी। लेट नाइट तक सबको मैं डाल ही दूंगा दोनों बैच की, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बाकी तो कुछ लोग 8 ही बज कनेक्ट, जाएगी ना सर? हाँ यही रखते हैं, यही रखते हैं, यही टाइम ठीक है चाहिए सर। सर। यही रखते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज बेसिक प्रिंसिपल ही था, कल से फिर हम जो कोर कंपोनेंट है उनको स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक 3 4 टॉपिक लेके फिर हम समझेंगे थोड़ा सा प्लांट के बारे में। एक्चुअली प्लांट को भी समझना जरूरी है, प्लांट के नाम से नहीं, केवल पौधा क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट क्या कैसे यूज कर सकते हैं, सारी चीजें। फिर हम चलेंगे अपनी मेडिसिन के इंट्रोडक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जो आज का पार्ट था ये जरूर था। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जो कुछ लोग बिल्कुल नए भी हैं उन लोगों के लिए जरूरी है वो लोग समझ लें अच्छे से आज का लेक्चर जो दिया है मैंने। और सबसे बड़ी चीज यही क्लियर रहे कि पैथी कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, और जो बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या डिफरेंस है, वो बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम रहना चाहिए। प्रिंसिपल में भी डिफरेंस है, मेडिसिन बनाने में भी डिफरेंस है, वो कल बताऊंगा मैं आपको। मेडिसिन में भी डिफरेंस है, और जो ओरिजिन ऑफ मेडिसिन है वो भी डिफरेंस है, जिन पर्सन ने ये चलाई वो भी अलग है। और जो बेस है, मतलब जो पैरासेल्सिस के प्रिंसिपल है वो भी अलग है, जहां से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल बेस का भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो उस तरीके से ही हमें लेके चलना है। हालांकि जब गवर्नमेंट के साथ जो बात चल रही है वो कैसे चल रही है वो अलग चीज है, एक बात। दूसरी बात, ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी भी हम लोगों को ये मैं हर बैच में बोलता हूँ अपने, ओपन प्लेटफॉर्म पे किसी भी सीनियर का
भले ही आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, किसी का विरोध नहीं करेंगे, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट की नज़र रहती है उससे गड़बड़ी हो रही है, आईडीसी के पास गलत चीज़ें पहुंचती हैं कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। भले ही कुछ लोग हम कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बंगाल से एक फोन आया था मेरे पास एक बार, आयानदीप सर हैं हमारे ग्रुप में, शायद उन्होंने नंबर दिया था। वो मैटी जी को बहुत छोटा बता रहे थे और जो थिएटर क्रॉस थे उनको बहुत बड़ा। फिर मैंने बहुत मुश्किल से शांत किया उनको कि सर आप तो जिन्होंने पैथी बनाई है उनको, मतलब वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे थे कि मैटी जी एक बहुत छोटी सी साइंस दे के गए हैं जिसको थिएटर क्रॉस ने इतना बड़ा बनाया। फिर मैंने फिर उन्होंने बोला कि 114 प्लांट हैं इंडिया में, 70 प्लांट ही होते हैं बस, बाकी प्लांट कहाँ से आते हैं। मैंने बोला सर आप मेडिसिन कहाँ से लेते हैं, उन्होंने कहा मैं यूके से लेता हूँ। यूके में 114 प्लांट होते हैं क्या सारे? नहीं होते। फिर वो कहाँ से मंगाते हैं? क्या एक दिन में ताजे आ जाते हैं? जब एक दिन में इंडिया में ताजे प्लांट नहीं आ सकते बाहर से, तो एक दिन में यूके की कंपनी ताजे प्लांट कैसे ला सकती है? जो प्लांट इंडिया से जाएंगे या जो अफ्रीका से जाएंगे या जो वहां नहीं होते हैं, उनको भी तो कहीं से मंगाने पड़ेंगे ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा विरोध करने से कुछ फायदा नहीं है, आईडीसी के सामने वो बोल रहे थे मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें बेसिक साइंस सीखनी है, अपनी मेडिसिन को सीखना है और ट्रीटमेंट करना है, यही हमारा काम है। ठीक है, बाकी प्लांट में न्यूट्रिशन भी होता है, प्लांट में एंजाइम्स भी होते हैं, प्लांट में हार्मोन भी होते हैं, सभी का यूज करते हैं हम, और सभी उसमें एक्सट्रैक्शन में होते भी हैं। मेडिसिन बनाने के 2-3 फेमस तरीके हैं, उनको मैं बताऊंगा आपको। इसमें कुछ बताए थे क्या सर? अभी हम जो जुड़ नहीं पाए, इसमें पासवर्ड ही नहीं लग रहा था। वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, आपको जो बताया था सब मिल जाएगा। अच्छा सर, ये वीक में सर 7 डेज क्लास होगी या हॉलीडे भी होगा किसी दिन? 4 days इन अ वीक होगी सर, 4 दिन सप्ताह में। सप्ताह में 4 दिन? हाँ, 4 दिन हो सकती है, 5 भी हो सकती जी है। सर, जी जी। ठीक है, वो सर हमारे कौन बैच में सब से में वैसे ही जी चल सर, रहा है, सही है। 4 दिन या 5 दिन क्लास होती है। सर कौन से दिन रहेगी क्लास? सर एक्चुअली क्या है, देखो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ आप लोगों की तरह, कई बार कोई केस भी आ जाता है, तो ऐसा बीच में होगा तो मैं आपको टाइमली ही बता दूंगा कि आज क्लास नहीं होगी। बाकी आप मान के चलिए मंडे टू सैटरडे सभी दिन क्लास है। ठीक है, बीच में जिस दिन क्लास नहीं होगी वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा सुबह ही। थैंक यू। ओके सर, थैंक ठीक है फिर फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी आज यू। इंट्रोडक्शन ओके सर, था एक तरीके से। थैंक और यू जो सर। नए लोग हैं वो ओके समझिए, सर, इसको गुड नाइट। रिकॉर्डिंग देर रात तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं तो सुबह ही मिल जाएगी सबको। ओके सर। ओके जी, गुड नाइट ऑल। नाइट। सर हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। चलिए कोई नहीं, करते हैं, अभी मुझे लग रहा है आप नेटवर्क में नहीं है। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड